एक और टॉपिक कराना चाहती थी, अब्स्ट्रैक्शन। One second. ओके, माय मिस्टेक। आई थिंक इसमें एब्स्ट्रैक्शन का नोट्स निकालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, काम करते हैं, इसको मैं वैसे ही समझा देती हूँ नोट्स के बिना ही, बाद में मैं आपको शेयर कर दूंगी इसको। डोंट वेस्ट टाइम इन दैट, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात करती हूँ, सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन जावा? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? hiding unnecessary things and revealing on the necessary things. वेरी गुड। सो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या कहता है, इज यूज टू हाइड द inner functionality of a class, ठीक है, and shows only the necessary options to the user. इसका रियल टाइम में एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन का? हम एटीएम, जब हम एटीएम में जाते हैं तो हमें बस अपना पासवर्ड और एटीएम कार्ड बस डालना रहता है, और यूजर को पता नहीं चलता कि कैसे वो ऑथेंटिकेशन कर रहा है, कैसे वो कैश निकाल रहा है और कैसे वो काउंट कर रहा है। इंटरनल फंक्शनलिटी जो रहती है उसको हाइड करके सिर्फ मेन चीज दिखाते हैं। ओके, मतलब ये कह सकते हैं कि इंटरनल वर्किंग को हाइड कर देता है और सिर्फ सामने वाले को इजी टू यूज, मतलब यूजर इंटरफेस का शो कर देता है, राइट? तो देखा जाए तो अब्स्ट्रैक्शन तो हमारे मतलब आईटी वर्ल्ड में हर जगह यूज होता है। लाइक हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे हमें ये थोड़ी दिखता है कि कोड क्या लिखा हुआ है, हमें क्या दिख रही होती है? इजी टू यूज ऑप्शंस दिख रही होती है, राइट? जिनके ऊपर हम क्लिक करते हैं और अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल अबाउट। तो बेसिकली जावा में हम जब एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी कह सकते हैं, इट हाइड्स द complexity and shows easy to use user interface to the user. एग्जाम्पल के लिए जैसे आप एटीएम मशीन बोल सकते हो, या फिर कार बोल सकते हो, या फिर मान लो हम ट्रेन बुकिंग वेबसाइट बोल सकते हैं, ठीक है। टिकट बुकिंग जो आपकी आती है, तो टिकट बुकिंग की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, चाहे वो आप ट्रेन की करो, बस की करो, या फिर एरोप्लेन की करो, तो किसी भी टाइप की वेबसाइट बन रही है तो उसके अंदर हम एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन का ही यूज करते हैं। तो अगर मैं कोडिंग पर्पज से देखती हूँ एब्स्ट्रैक्शन को, राइट, तो जावा में हम एब्स्ट्रैक्शन को कितनी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस को यूज कर बिल्कुल। तो इन जावा वी कैन यूज एब्स्ट्रैक्शन by in two ways. फर्स्ट क्या वे होता है? by using एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड तो होता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लेकिन कहाँ पे यूज करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ में। और दूसरा क्या होता है? इंटरफेसेस, राइट? सो दीज आर द टू मैकेनिज्म by which we can apply
abstraction in our programs. अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे abstraction की, तो सबसे पहली चीज जो आपकी यहाँ पर आ रही है that is called abstract क्लास. तो एक abstract क्लास क्या होती है? मैम जैसे हम सिर्फ इनिशियलाइज करते हैं एक क्लास पे और उसकी सिर्फ बॉडी होती है, मतलब उसमें बॉडी नहीं होती है, हम उसमें सब क्लास में बॉडी उसकी डिफाइन करते हैं. क्लास के अंदर मतलब हम सब क्लास बनाएंगे, वो तो हमारा फिर नेस्टेड क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना. मैम शायद वो क्लास जो रहती है वो मेथड टाइप की रहती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, फिर उसको इसमें एक्सेस करते हैं नेक्स्ट क्लास में. चलो, मैम इसके अंदर जो मेथड्स होती हैं उसको सिर्फ हम इनिशियलाइज करते हैं, उसकी बॉडी नहीं रहती है कि मेथड्स की. और इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता हैगा. जो क्लास इस क्लास को इनहेरिट करती हैगी वो क्लास इसमें जो मेथड्स हैं उसको डिफाइन करती हैगी. okay, okay. So can we also define like unabstract methods in the abstract class? यस मैम. तो कर सकते हैं, राइट? तो मतलब हम ये कह सकते हैं abstract क्लास के अगर हम पॉइंट्स लिखें तो क्या पॉइंट्स हैं? An abstract class is declared with abstract keyword. पहला तो कीवर्ड आपको ये बात ध्यान रखनी है. सेकेंड, abstract classes can have abstract methods and non-abstract methods as well. Okay, so abstract math classes जो हैं can have abstract methods and non-abstract methods as well. अच्छा, एक और चीज बताओ, can we declare a main method inside an abstract class? Yes? Can we declare a main method inside the abstract class? नो मैम. No. ठीक है, so we cannot declare a main method inside the abstract class because the abstract methods can be fully defined by the child classes of this abstract class, and they can have, they matlab the child classes will have their main method. मतलब हम कभी भी एक abstract क्लास के अंदर क्या नहीं बना सकते, यहाँ पे हम लोग एक मेन मेथड नहीं बना सकते. वाई? बिकॉज अगर हमने बना दिया तो abstract मेथड्स को कौन डिक्लेयर करेगा? क्योंकि वो तो सिर्फ यहाँ पे एक डमी की तरह से होते हैं, उसके अंदर की जो वैल्यू होती है या उसकी फंक्शनलिटी होती है वो तो चाइल्ड क्लास डिफाइन करेगी. तो इसी वजह से abstract क्लासेस के अंदर कभी भी मेन मेथड नहीं आता है, बाकी मेथड आप बना सकते हो उसके अंदर. ओके, तो यहाँ पर आप अगर मान लो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को बनाते हो या फिर ठीक है इनको यूज कर सकते हो, तो ऐसे केसेस में ये क्या कर सकती है, हमें बेनिफिट दे सकती है एक ऐसे मेथड का जिसको अभी हमने सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, बट उसको बाद में चाइल्ड क्लासेस आके डिफाइन करेंगे. ओके, तो एक तरह से ये कह लो, इसको अगर हम लेके चले रियल लाइफ में, तो एक मैनेजर क्या करता है, टास्क असाइन करता है ना, सिर्फ कि आपको ये पर्टिकुलर टास्क करना है, 1 टास्क 2 टास्क 3 टास्क दे देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कैसे करना है. करोगे आप अपने हिसाब से, राइट? तो मतलब अगर मान लो उसने सेम टास्क 10 पीपल को दिया तो 10 पीपल अपने अपने हिसाब से उस टास्क को करेंगे, कोई भी एक दूसरे को मैच नहीं करेगा, राइट? तो यही तरीका होता है एब्स्ट्रैक्शन का भी, कि ये सिर्फ टास्क असाइन कर रहा है, टास्क को कंप्लीट कौन करेंगी, उसकी चाइल्ड क्लासेस करेंगी. ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी. तो अब अगर मान लो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करते हैं, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है?
नॉर्मली आप यहाँ पे पब्लिक वगैरह जो भी आप एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हो क्लास के लिए वो यूज करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकते हो, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, क्लास कीवर्ड यूज करना है और फिर क्लास का नेम देना, और उसके बाद आप अपनी क्लास के अंदर की सारी फंक्शनलिटी को डिफाइन करोगे। अगर आपको क्या करना है, टू डिक्लेयर एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन क्लास, तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जब आप मेथड बनाओगे तो मेथड के अंदर आप लोगों को क्या लिखना होगा, फिर पब्लिक या प्राइवेट जो भी एक्सेस मॉडिफायर लगाओगे उसके साथ में अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे उसका रिटर्न टाइप लगाओगे मेथड का, void या फिर जो भी इंट स्ट्रिंग वगैरह लगाना होगा, फिर आप मेथड का नेम दोगे, और अगर आपके पैरामीटर्स हैं तो पैरामीटर्स दोगे, और उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगा लोगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन हो रहा है और ये क्या हो रही है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग इसमें काम करोगे। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को, कैसे वर्क करेगा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. What is the application of Yes, ma'am. abstract class? What is the application of abstract class? Basically application means कि यहाँ पर आप लोगों का जो abstract class है ये टास्क असाइन करने के लिए यूज होगा। लाइक आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो और प्रोजेक्ट के अंदर आप एक मेन क्लास बना के रखना चाहते हो, सो दैट कि जो चाइल्ड क्लासेस हैं इन फंक्शंस का यूज करके अपना काम कर सके फ्यूचर में। सो ऐसे केसेस में आप अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाते हो। फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, मैं एक काम कर रही हूँ इसमें ना, इसमें काफ़ी प्रोग्राम्स मिक्स हो रहे हैं, अलग अलग बनाना चाहिए था हमें। चलिए कोई नहीं, तो हम एक काम करते हैं ना, इसके लिए हम एक अलग से ही जावा का प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमने क्या बनानी है, एक फॉर एग्जाम्पल स्टैक क्लास बनानी है। अब स्टैक क्लास जो है यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टैक क्लास को मैं यहाँ पे डिफाइन करके छोड़ना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि कल को अगर कोई भी स्टैक क्रिएट करेगा तो उसे ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन यूज करने, राइट। जैसे कि आप एक टास्क करने गए और आपको पता है कि मुझे टास्क दिया जा रहा है, लेकिन आप अगर उसे गलत तरीके से करोगे तो सामने वाला सेटिस्फाई नहीं होगा उससे। तो वो चाहता है कि आपको वो जो फंक्शन दे रहा है वही आप यूज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बैंक के लिए हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें विड्रॉ और डिपॉजिट का फंक्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और यूजर रजिस्ट्रेशन का भी फंक्शन आएगा ही आएगा। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीजें जो कि मुझे अपने प्रोजेक्ट में चाहिए ही चाहिए, चाहे उसे कोई भी बनाए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, टू गाइड देम वी कैन क्रिएट सम अब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सामने वाले को दे सकते हैं प्रोजेक्ट में, ताकि वो इसके ऊपर फर्दर वर्क कर सके। थर्ड नेक्स्ट यूज ये भी आता है इसका एप्लीकेशन का, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि टू हाइड द फंक्शनलिटी ऑफ मेन क्लास। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई स्टैक, अब इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पब्लिक मेथड बनाते हैं, पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि स्टैक के अंदर हमारे पास क्या आता है, पुश मेथड आता है, और इसके अंदर हम एक इंट टाइप की वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। और रिटर्न टाइप नहीं लगाया हमने, तो हम इस काम करते हैं, इसको वॉइड लगा देते हैं। तो मान लो स्टैक के अंदर मुझे ये वाला मेथड तो चाहिए चाहिए और ये डेफिनेशन के साथ चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसे यूज किया। अब देखो कल को ना एक और बेनिफिट भी होगा इस अब्स्ट्रैक्शन का, कि फर्दर लेट सपोज किसी को भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा ना, तो कल वाला आपको मैंने एक टॉपिक जो बताया था, डायनामिक मेथड डिस्पैच, जिसमें हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे और चाइल्ड का रेफरेंस यूज कर रहे थे। तो हम जब उस चीज को रियल लाइफ में लाते हैं तो हम वो अब्स्ट्रैक्शन पे भी अप्लाई करते हैं, कि हम पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब अपनी अब्स्ट्रैक्ट क्लास का, और उसके अंदर चाइल्ड का रेफरेंस दे देते हैं। उससे क्या होता है कि सामने वाला अगर कभी डेप्थ में जाएगा
तो उसको ये वाली क्लास एनकाउंटर होगी जिसमें हमने पूरा फंक्शनलिटी डिफाइन किया है ना, वो नहीं मिलेगा उसको, वो हाइड रहेगा इसके पीछे। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है। तो मतलब ये एक तरह का हमारा यूजर इंटरफेस है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ओके, और इसके बीच की जो फंक्शनलिटी होगी वो चाइल्ड क्लासेस में हाइड रहेगी, तो ये भी इसका एक बेनिफिट रहेगा। चलिए, तो अभी हमने मान लो यहाँ पर 2 मेथड्स बनाए और एक मेथड में यहाँ पे खुद से डिफाइन कर देती हूँ, लाइक पुश पॉप तो जो भी यूज करेगा अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इज एम्प्टी मेथड बना देते हैं। इज एम्प्टी क्या करेगा, यहाँ पर इसमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये बताएगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। अब स्टैक एम्प्टी है या नहीं है इसको बताने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अब मान लो मैं स्टैक का प्रोग्राम बना रही हूँ, तो स्टैक के अंदर हम एक नॉर्मली टॉप वेरिएबल का यूज करते हैं जिसकी वैल्यू को हम सेटिंग कर देंगे किसके ऊपर, -1 पे। तो टॉप वेरिएबल एक रखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊं तो प्रॉब्लम तो नहीं है? कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी, राइट? और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टॉप को इनिशियलाइज कर देंगे -1 पे। तो अगर मान लो यहाँ पे ये टॉप है और यहाँ पे मुझे अगर एक फाइनल वेरिएबल भी बनाना है, ठीक है, तो फाइनल वेरिएबल बनाना है जो कि साइज को डिफाइन कर रहा है और मेरे स्टैक का साइज 10 है। तो फाइनल वेरिएबल की अगर मान लो मैंने वैल्यू को क्या डिफाइन किया, 10 डिफाइन किया, तो इसकी वैल्यू 10 तो हो जाएगी। लेकिन कैन आई चेंज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेरिएबल? Can I change the value of a final variable later? No, ma'am. Okay, and if I don't define the value of final variable, is it okay? अगर मैंने फाइनल वेरिएबल की वैल्यू को अभी डिफाइन नहीं किया तो चलेगा? यस मैम। तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या है कि हम इसको कहाँ पे डिफाइन करें? कंस्ट्रक्टर के अंदर। राइट? तो कंस्ट्रक्टर के अंदर फाइनल की वेरिएबल की वैल्यू सेट हो सकती है अगर आप एक फाइनल वेरिएबल रखते हो तो, और कहीं पे भी जाकर इसकी वैल्यू को हम सेट नहीं कर सकते। सो आइदर डिफाइन द वेरिएबल वैल्यू ऑफ अ फाइनल वेरिएबल एट इनिशियलाइजेशन टाइम और इन द कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर में भी इट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये चीज रहती है। अब अगर मान लो किसी को एम्प्टी देखना है स्टैक को, तो वो क्या देखेगा कि भाई इफ टॉप इज इक्वल्स टू -1, तो इसमें ये क्या रिटर्न करेगा कि हाँ भाई जो हमारा स्टैक है दैट इज एम्प्टी, तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। एल्स ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो मैंने एम्प्टी वेरिएबल, जैसे मैंने फंक्शन बना दिया एम्प्टी, ऐसे ही एक फंक्शन और बना के रख दिया, पब्लिक बूलियन इज फुल। तो ये फंक्शन जो है ना ज्यादातर किसके साथ में यूज होता है, आपका स्टैक के साथ में यूज होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये चेक कर सकते हो, इफ टॉप इज इक्वल्स टू साइज -1, देन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई। अब कल को देखो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर इसको कोई भी क्लास चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेगी तो ये सारे मेथड उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, एंड इट इज कंपल्सरी फॉर द चाइल्ड क्लास टू ओवरराइट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ओके, तो ये कंपल्सरी होता है एक चाइल्ड क्लास के लिए कि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करे और उसकी फंक्शनलिटी को डिफाइन करे। एंड लेटर ऑन, अब इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं, तो दिस इज अवर यूजर इंटरफेस ऑल्सो, जो कि यूजर के सामने रहेगा। उसको सिर्फ ये दिखेगा कि पुश मेथड है और पॉप मेथड है, उसको ये नहीं दिखेगा कि पुश मेथड काम कैसे कर रहा है और पॉप मेथड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो मुझे अगर किसी भी फंक्शन की फंक्शनलिटी को हाइड करना है तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाकर छोड़ दूंगी, तो फिर कल को किसी को अगर यूज करना होगा तो वो इसी क्लास को यूज करेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और देखते हैं कि ये यूजर इंटरफेस की तरह कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर देखो, तो मान लो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई स्टैक डेमो।
और स्टैक डेमो को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इनहेरिट करा दिया स्टैक क्लास से। अब देखो जैसे ही मैंने स्टैक डेमो को इनहेरिट किया तो ये कहेगा यहाँ पर स्टैक डेमो जो है, स्टैक जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और उसके पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है दैट आई नीड टू यूज। तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कर दोगे तो यहाँ पर आपका देखो दोनों मेथड आ गया, पुश भी आ गया और पॉप भी आ गया, जिसको आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो, यूज कर रहे हो। अब पुश मेथड क्या करेगा, यहाँ पे आपके लिए जो भी स्टैक क्रिएटेड है उसके लिए वैल्यू को डिफाइन करेगा। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मैं यहाँ पर एक काम और कर देती हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टैक के लिए st नाम का एरे बना देती हूँ और एरे की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टैक का जो वैल्यू है वो डिफाइन कर दिया। चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि पैरामीटर रिसीव करके साइज को सेट कर सकते हो ताकि आप इसको लेटर ऑन यूज कर सको। तो यहाँ पे हमारा स्टैक भी डिफाइंड है, सब कुछ डिफाइंड है, बस हमें क्या करना है, इन मेथड्स की फंक्शनलिटी को यहाँ पे डिफाइन करना है। और क्या करना है, अगर मान लो पुश मेथड आता है तो कभी किसी ने स्टैक के ऊपर प्रोग्रामिंग की है? यस, नो, एनीथिंग? नो मैम। ओके, स्टैक पता है क्या होता है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज अ स्टैक? It is a non-linear. It is a linear data structure. Linear data structure and फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। फर्स्ट इन लास्ट आउट रहता है एंड नहीं, फर्स्ट इन नहीं होता, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इसके अंदर Yes, ma'am. LIFO. लीफो मेथड Same चलता है, चीज है। जो चीज लास्ट में आएगी वो सबसे पहले निकलेगी, राइट। और नॉर्मली इसको ना आप इस तरीके से ले सकते हो, अगर इसको आपको देखना है तो समझना है तो लाइक आप घर में अगर मान लो मल्टीपल प्लेट्स को एक के ऊपर एक रखते हो, स्टैकअप करते हो, तो ऐसे केसेस में जो प्लेट सबसे टॉप में होगी वही सबसे पहले निकलेगी और जो सबसे पहले गई थी वो सबसे लास्ट में निकलेगी, राइट, क्योंकि आप उसको एक एक करके निकाल रहे हो। इसीलिए यहाँ पर एक टॉप मैम वो फर्स्ट इन लास्ट आउट ही तो हो गया। लेकिन मैम वो एक्चुअली फर्स्ट इन लास्ट आउट नहीं बोलते, लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। आप बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं नॉर्मली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो। आप मतलब देखो मीनिंग देखें तो फर्स्ट इन लास्ट आउट भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। LIFO बोलते हैं हम, LIFO, last in first out. क्योंकि एक होता है लीफो और एक होता है फीफो। लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट और फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो कहाँ पे यूज होता है? Q. में यूज होता है, राइट। तो ये इनका मतलब मेनली फंक्शनलिटी रहता है। तो अगर बेसिकली हम देखें इसको, हम एग्जांपल लेते हैं तो एरे के हिसाब से, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एरे क्रिएटेड है और इस एरे के अंदर हमने क्या कर रखा है, इस तरह से इंडेक्सेस दे रखे हैं। अब अगर मान लो कोई भी बेस्ट वैल्यू आएगी तो वो यहाँ पे आएगी और यहाँ पे ना हम इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करते हैं। इंसर्शन ऑर्डर का मतलब होता है, इंसर्शन ऑर्डर को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि आपको मैंने एरे कराया था ना, तो मैंने एरे में थोड़ा सा स्टैक डाला था आपके सामने और मैंने वहां पे एक इंडेक्स वेरिएबल यूज किया था, तो जो हमेशा क्या करता था, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को रिटेन करता था, राइट। तो यहाँ पे हम उसी की जगह पे एक टॉप वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो कि टॉप मोस्ट वैल्यू पे रहता है हमेशा। मतलब अगर एक ही वैल्यू है तो यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी, टॉप की वैल्यू कितनी होगी, 0। सेम वे में अगर मान लो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज इंसर्ट करा दी तो ये इस तरीके से वैल्यूज को इंसर्ट करेगा, तो टॉप की इंडेक्स कितनी होगी लास्ट में, फिर 7 हो जाएगी। अब क्या रहता है कि जैसे जैसे वैल्यू इसमें पुश होती है, पुश का मतलब जैसे जैसे स्टैक में हम वैल्यूज को पुश करते हैं, डालते हैं, इंसर्शन करते हैं, वैसे वैसे टॉप इंक्रीमेंट होता रहता है। और जब हम इसमें से वैल्यूज को पॉप करना स्टार्ट करते हैं, पॉप का मतलब हो गया डिलीट, तो हमेशा डिलीशन लास्ट वैल्यू का ही होगा, फर्स्ट का नहीं होगा। तो लास्ट से डिलीट होना स्टार्ट होता है और फिर उस केस में क्या होगा, टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाती है। तो ये 2 काम होते हैं इसके अंदर। तो ऐसे में हमें ये भी चेक करना होता है कि कहीं जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी या फुल तो नहीं है, वो भी पुश और पॉप के केस पे डिपेंड करेगा। अब अगर मान लो हम पुश मेथड में आते हैं और मुझे वैल्यू को पुश करना है, तो मैं क्या पहले क्या चेक करना पड़ेगा, भाई इज एम्प्टी यहाँ पर है या नहीं है। तो इज एम्प्टी तो ऑलरेडी मेरी पेरेंट क्लास के पास है, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी, तो हमने यहाँ पर जस्ट किया। शायद फुल चेक करेंगे ना। हाँ जी,
इसमें फुल चेक करेंगे पुश करने के लिए। हाँ सॉरी माय मिस्टेक। तो इसमें हम क्या लेंगे, इस फुल ले लेंगे भाई। अगर एरे जो स्टैक है वो फुल है तो ऐसे केसेस में हम मैसेज डाल देते हैं कांट इंसर्ट या कांट पुश मोर वैल्यूज इनटू द स्टैक, इट्स फुल। और एल्स में क्या करेंगे, अगर स्टैक फुल नहीं है तो ऐसे केसेस में हमारा जो भी स्टैक है वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है तो ये डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है, इसको किसी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। तो स्टैक के अंदर ये क्या करेगी, जो भी टॉप वेरिएबल है हमारा उसी को प्री इंक्रीमेंट करेगी और उसके बाद यहाँ पे जो भी नया वैल्यू आया होगा, डेटा आया होगा, उसको ऐड कर देगी। ओके, तो दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ द स्टैक। तो अगर मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू पुश्ड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपका पुश मेथड बनता है। ऐसे ही अगर हम पॉप मेथड बनाते हैं तो पॉप क्या करता है, वैल्यू को पॉप आउट करता है स्टैक में से, मतलब लास्ट वैल्यू जो भी मिलेगी उसको पॉप करके रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप कंडीशन क्या लगाते हो, पहले तो ये चेक करते हो कि कहीं स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी ना हो। अगर एम्प्टी है तो मैसेज डाल देंगे स्टैक इज एम्प्टी, कांट पॉप मोर वैल्यूज। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है उसमें वैल्यूज हैं तो आपको क्या करना है, रिटर्न करना है यहाँ पर। और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न यहाँ से ही हम कर देंगे। इसमें लेट्स सपोज हमारे पास एसटी वाला एरे है तो एसटी में टॉप की वैल्यू को रिटर्न करना है और टॉप को फिर माइनस माइनस भी करना है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट कर देंगे इसमें। इस तरीके से आप वैल्यू को रिटर्न करते हो। एम्प्टी है तो जीरो जाएगा, अगर वैल्यू है तो वैल्यू जाएगी। ओके, तो इस तरीके से भी आप लोग इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे आपका पुश पॉप मेथड जैसे अब बन चुका है, ठीक है। तो ये तो बन गया चाइल्ड क्लास का मेथड। अब देखो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन कैसे वर्क करती है। आप लोगों को कल मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, मैं उसी का यूज करूंगी यहाँ पे। तो मान लो हमने यहाँ पे एक यूजर क्लास बनाई और इस यूजर क्लास के अंदर हमने क्या बना दिया, मेन मेथड बना दिया। अब इस मेन मेथड में अगर मान लो मैं स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं रेफरेंस किसका देती हूँ, चाइल्ड क्लास का, ठीक है, तो चल जाएगा। तो कल वाला ऑप्शन यूज हो जाएगा हमारा, राइट। तो ये हमारा डायनामिक मेथड डिस्पैच वाला आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने जब क्या करना था, न्यू वैल्यू को इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए हम यूजर को ऑप्शंस दे देंगे। देखो इस तरीके से इसका असाइनमेंट बनेगा। तो यहाँ पे हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूजर के सामने तो देखो सिर्फ स्टैक क्लास को रख रहे हैं। तो अगर स्टैक का ऑब्जेक्ट बन रहा है और अगर कल को कोई इसकी इंक्वायरी निकालेगा तो वो तो यहीं पहुंचेगा ना, चाइल्ड क्लास पे नहीं जाएगा। और मान लो मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस का चेन है फिर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, राइट। तो इस तरीके से सिर्फ फंक्शनलिटी सामने आएगी, इसकी रेफरेंस नहीं जाएगी। तो ये आपकी फंक्शनलिटी को एक तरह से हाइड कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी तो देखो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ ना ये चीज, आपको लगेगा कि नहीं तो ऑब्जेक्ट तो बनी रहा है ना यहाँ पर, लेकिन जब आप लोग स्प्रिंग में हाइबरनेट में काम करोगे वहां पे आप एक और चीज सीखोगे, आपको ना ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्ट जो बनाएगा वो हमारा जावा क्लास बनाता है, एक्सएमएल फाइल्स बनाता है और वो ऑटोमेटिक बना लेता है। उसमें हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने की बॉदर नहीं करनी पड़ती, बस हम ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट किसका बताना है, ये नहीं बताते कि रेफरेंस कहाँ से उठानी है। रेफरेंस वो अपने आप ढूंढ लेता है। तो दैट व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन स्प्रिंग। तो वो लेटर ऑन की प्रोग्रामिंग है एडवांस लेवल पे, अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे। तो यहाँ पर तो रेफरेंस मतलब चाइल्ड वाले का यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, तो वहां पे अब्स्ट्रैक्शन आपका फुल्ली अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, यूजर को ऑप्शन दिखाते हैं, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगी, जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमने दे दिया कि पुश वैल्यूज, और यहाँ पे हम एक और ऑप्शन दे देते हैं यूजर को पॉप वैल्यूज, और यहाँ पे हम यूजर से पूछते हैं एंटर योर चॉइस। और चॉइस इनपुट करके
फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि भाई अगर चॉइस क्या आ रही है इक्वल्स टू 1 आ रही है, ठीक है, तो चॉइस 1 है तो हम किसको कॉल करेंगे, st डॉट पुश मेथड को कॉल करेंगे और उसको क्या वैल्यू देंगे, पुश के लिए नई वैल्यू भी दे देंगे, तो st डॉट नेक्स्ट इंट कर दो इसी में, और यहाँ पे क्या करो, यूजर से मैसेज ले लो, एंटर वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे पुश मेथड कॉल हो जाएगा और ये अपना टास्क कर देगा। एल्स आएगा मतलब चॉइस अगर हमारे पास क्या गई, 2 गई, तो ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, यहाँ पे पॉप्ड वैल्यू को दिखाना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, st डॉट पॉप फंक्शन को कॉल कर दोगे, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, आपके स्टैक पे वर्क करेगा। एल्स में हम क्या कर देंगे, इसमें एक और चॉइस डाल दूंगी मैं यहाँ पे अभी, चॉइस इज इक्वल्स टू क्या है, अगर 0 है, तो हम यहाँ पे एक चॉइस 0 डाल देंगे गुड बाय के लिए, क्योंकि मैं इस पूरी वैल्यू को एक लूप में चलाऊंगी ताकि मल्टीपल वैल्यू पे हम देख सके। और एल्स में एक हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, रॉन्ग चॉइस। तो देखो अगर आप यहाँ पर अब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हो, ठीक है, यहाँ पे एक चीज और करो, चॉइस वेरिएबल ले लो ब्लैंक, ठीक है, और यहाँ से चॉइस सिर्फ इस तरीके से दो, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे इस पूरे के पूरे डेटा को एक डू वाइल लूप में डाल दो। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने डू वाइल ही क्यों चूज किया, वाइल क्यों नहीं लिया इसमें? मैम फर्स्ट टाइम तो ऑप्शन दिखने चाहिए, क्योंकि अगर मैं चॉइस को ब्लैंक रख रही हूँ तो मैं वाइल यूज नहीं कर सकती ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आएगी कि भाई कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो जाएगी, इसलिए हमने डू वाइल का यूज किया है ताकि एटलीस्ट फर्स्ट टाइम ये स्किप कर जाए उस चीज को। ओके, तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो देखो अब यूजर इंटरफेस रेडी है, अगर किसी को भी स्टैक की निकालनी होगी इंफॉर्मेशन तो वो सिर्फ स्टैक की पेरेंट क्लास तक जाएगा, चाइल्ड पे नहीं जाएगा, और चाइल्ड क्लास में ही तो सारा फंक्शन है जो कि हमने क्या कर रखा है, हाइड करके रखा है। तो अगर मान लो मैंने ऐसे ही इज एम्प्टी इज फुल को भी यहाँ ना बनाया होता तो फिर तो इसको कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पर, राइट, लेकिन मैंने फिर भी ये बनाकर छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो इस तरीके से अब्स्ट्रैक्शन क्या कर रहा है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कर रही है, आपकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी को हाइड करके रख रही है और आपको सिर्फ क्या दे रही है, यूजर इंटरफेस दे रही है काम करने के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको, अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे काम करती है? तो ये हो गई हमारी अब्स्ट्रैक्ट क्लास विच हैज सम अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आल्सो, जिसमें हमने एक फाइनल वेरिएबल भी बनाकर देखा है और नॉर्मल वेरिएबल्स भी बनाया है, राइट, एंड आफ्टर दैट हमने एक उसकी चाइल्ड क्लास बनाया है और चाइल्ड क्लास के अंदर हम मेथड्स को ओवरराइड कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यूज किया गाइस। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, कैन एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास हैव अ चाइल्ड अब्स्ट्रैक्ट क्लास आल्सो, इज इट पॉसिबल? एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास अब्स्ट्रैक्ट हो सकती है? नहीं ट्राई किया? चलो अभी देखते हैं। जितनी भी चीजें है ना, एक मैंने आपको फर्स्ट डे से कहा है, जितना एक्सप्लोर करोगे चीजों को उतनी चीजें अच्छे से समझ में आती है। मान लो मैंने एक एबीसी क्लास बनाई, ठीक है, एबीसी को हम अब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास तो मैंने बना दिया और मैं यहाँ पर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाती हूँ, पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉइड ए, और फिर पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट void b, दो मेथड्स बना के छोड़ दिए इसमें, ठीक है। फिर हमने एक और क्लास लिया xyz। अब इसको भी अगर मान लो मैं क्या करना चाहती हूँ, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक्सटेंड भी करना चाहती हूँ abc को, ओके, हो रहा है। अब देखो एक और अच्छी चीज, अगर मैंने अब्स्ट्रैक्ट क्लास को अब्स्ट्रैक्ट क्लास दे दी चाइल्ड में, तो यहाँ पे वो मेथड इनहेरिट करने के लिए बोल ही नहीं रहा। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि ये भी तो अब्स्ट्रैक्ट है, राइट, ये थोड़ी एक मतलब मेथड्स को इंप्लीमेंट करेगी, ये भी तो नए मेथड्स बनाएगी ना। तो मतलब वन अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव अनदर
child class as an abstract class also. ओके तो आप इस चीज पे भी ध्यान दोगे, क्योंकि ऐसे हम चेन भी बना सकते हैं मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का, और लास्ट में एक क्लास या 2 क्लास चाइल्ड क्लास बनाएंगे जो कि एक्चुअली में मेथड्स को क्या करेगी, ओवरराइड करेगी और यूज करेगी। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया C, राइट। तो ये चीजें भी ना ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूज में भी आएंगे जब आप लोग इंटरव्यूज के अंदर जाना स्टार्ट करोगे तो। एंड ज्यादा दूर नहीं है, नेक्स्ट मंथ से आप लोगों का इंटरव्यू सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इंटरव्यूज भी स्टार्ट हो सकते हैं, इसलिए प्रिपेयर रखना है आपको। तो यहाँ पर देखो, अगर मान लो मैंने इसी के तरह से एक 3rd क्लास भी बना सकती हूँ, 4th क्लास भी बना सकती हूँ। तो मेनली क्या रहेगा कि जो भी मेरी अब नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगी, मतलब मान लो यूजर क्लास, ठीक है, तो यूजर क्लास जो रहेगी ना, ये मेरी क्या रहेगी, एक ऐसी क्लास रहेगी जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और इसकी सुपर क्लास मैं किसको बना देती हूँ, XYZ को। तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली देखो ABCD चारों मेथड आ गए, जितने भी मेथड्स हैं पेरेंट क्लासेस के पास सारे के सारे मेथड्स आ गए, और हम इन सबको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा देखो, A और B के साथ में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, जो कि पेरेंट क्लास है, तो वो क्या कह रहा है, क्रिएट A इन सुपर टाइप XYZ। तो ये कह रहा है कि भाई पब्लिक वॉइड A जो है वो यहाँ नहीं था, यहाँ पे बनाओ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और इसको भी सेव कर देते हैं, एक्चुअली सेव नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये चीज थी। तो यहाँ पर देखो अभी क्या हुआ कि जो हमारी नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास आई, जिसने क्या किया, सबसे छोटे वाले चाइल्ड को एक्सटेंड कर दिया। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको क्या मिला, आपको सारे के सारे मेथड्स मिल गए जो कि जितनी भी पेरेंट क्लासेस है सबके पास थे। ठीक है, मतलब हमें अब हमारे ऊपर है कि हम इनको यूज करें या ना करें, लेकिन इनहेरिट जरूर करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। यस मैम। मैम ये जो फाइनल कीवर्ड लगाया था आपने, वो जैसे C++ में कॉन्स्ट वर्क करता है वैसे ही फाइनल करता है क्या? नहीं, बेसिकली कांट से दैट, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू तो चेंज हो जाती है ना। नो मैम, कॉन्स्ट कुछ कैटेगरीज में हो जाती है, उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमें आगे चल के, बट फाइनल अगर हमारा जो कीवर्ड है, ठीक है, इफ एनीथिंग इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल देन इट कैन नॉट बी री इनिशियलाइज्ड। इसका जो मीनिंग आता है ना, वो हर चीज के साथ अलग होता है। जैसे कि मान लो अगर मैंने एक फाइनल वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इट्स वैल्यू कैन बी डिफाइंड एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन और if it is not defined at the time of initialization, then it can be initialized only once at the time of creating constructor। तो ये सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होती है। ठीक है, या तो आप इसको जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तभी वैल्यू दे दो, या फिर जब आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो दे दो। फाइन, तो फाइनल वेरिएबल इस तरीके से काम करता है। अगर आप यहाँ पे एक फाइनल मेथड बनाते हो, फाइनल मेथड का क्या मीनिंग होता है, किसी को आइडिया है? इफ अ मेथड इज डिक्लेयर्ड as final, then what happens? Yes, मैम उस नाम की मेथड दोबारा नहीं बन सकती, ऐसा कुछ है क्या? कहाँ पर नहीं बन? ओवररिडन नहीं हो क्लास सकती है। Yes, you got it right. तो override नहीं कर सकते, then that method cannot be overridden. ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि ओवरलोड में पैरामीटर डिफरेंट हो जाता है, बट ओवरराइड नहीं हो सकता। ओके, तो ये ध्यान रखना है। तो फाइनल मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन।
उनको ओवरराइड नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास के अंदर, अगर आपने एक मेथड को फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो। ये चीज ध्यान में रखनी है। ऐसे ही अगर मान लो हम फाइनल क्लास लेते हैं, इसका तो मैंने कल ही बताया था, इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल तो क्या होगा? इनहेरिट नहीं हो सकता। चाइल्ड क्लास नहीं, चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। Yes, then it cannot be inherited by any other class. Means कि हम we cannot have any child class of this class. ओके तो फाइनल कीवर्ड का ये मीनिंग होता है, फाइनल वेरिएबल बनाओगे, मेथड बनाओगे या फिर क्लास बनाओगे, कुछ भी बनाते हो तो ये इसी तरीके से काम करेगी। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। गुड। अच्छा, एक ना इसी से रिलेटेड एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में यूज होता है और यूजुअली पूछ लेता है कोई ना कोई, तो इसको हर मतलब थर्ड फोर्थ इंटरव्यूअर पूछता ही है। तो डिफरेंस पूछा जाता है नॉर्मली फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज्ड में। तो फाइनल का तो आप मीनिंग बता ही सकते हो, फाइनली का भी बता ही सकते हो, कल हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी पढ़ा था। फाइनलाइज्ड का जरा ढूंढ कर आना कि फाइनलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है। ओके तो ये चीज भी पूछ लेते हैं नॉर्मली। ओके जी, इसको जरा पता लगाना क्या होता है इसके बारे में, कल पूछूंगी क्लास में। तो अभी आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया कि अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैसे काम करती हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? नो वन? No, ma'am. सर कैसे बन सकते हाँ जी, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे बना सकते हैं, मतलब क्यों, कैसे अलाउ वो चीज? इसलिए अलाउड है क्योंकि देखो जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है इट कंटेन्स नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आल्सो एंड इट कंटेन्स वेरिएबल्स, एरेज आल्सो। सो इफ आई वांट टू इनिशियलाइज like pre-initialize any instance variable of the abstract class, for doing so I need the constructor. okay but normally जो कंस्ट्रक्टर रहेगा abstract क्लास का, ये सिर्फ चाइल्ड क्लास ही एक्सेस कर पाएगी, पेरेंट क्लास एक्सेस मतलब और कोई क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखो अगर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है तो कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट बनाना, लेकिन अगर मान लो मैंने यूजर डेमो में अभी तो क्या किया था कि स्टैक का ऑब्जेक्ट लेकर किसका रेफरेंस दे दिया, चाइल्ड क्लास का। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पर स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वैसे तो ये मना नहीं करेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एथिकली मना किया जाता है। तो अगर मान लो मैं यहाँ पर स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो एरर दिखाएगा। क्या कह रहा है देखो, कैन नॉट इंस्टांशिएट द टाइप स्टैक। अगर मान लो मैं यहाँ पे आके स्टैक का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ तो ये मेरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने नहीं देगा, क्योंकि ये क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो हम उसको क्यों बना रहे हैं, कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसका आंसर मिलता है इसकी चाइल्ड क्लास के पास में। क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ से मैं कभी भी, आपको ये चीज पता है कि मान लो मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाया जैसे कि स्टैक डेमो का बनाया, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं एक मैसेज डालती हूँ इनसाइड स्टैक डेमो, ठीक है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक मैसेज डालती हूँ क्या हो रहा है ये, तो यहाँ पे हमने लिखा इनसाइड स्टैक क्लास, ठीक है। तो मतलब मैंने पेरेंट क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर एक मैसेज दे दिया और चाइल्ड क्लास के पास जो कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर भी मैसेज दे दिया। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगी स्टैक डेमो, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? यस, स्टैक डेमो को ही है। स्टैक डेमो का। एनी अदर वन? और कोई बताना चाहेगा? मैम पहले स्टैक का Default फिर constructor स्टैक में? डेमो का। ओके एंड एनीवन एल्स? अनुराग कुछ कह रहे थे? मैम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि पैरामीटराइज से ऐसा कुछ है नहीं तो। ओके एंड एनीवन एल्स?
ओके, नो वन। चलो, शिवानी ने मैम वो बिल्कुल स्क्रीन सही एक बार आंसर, दोबारा दिखा। शिवानी ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पहले स्टैक का फिर स्टैक डेमो का, क्योंकि व्हेन यू कॉल अ कंस्ट्रक्टर ऑफ अ चाइल्ड क्लास तो सीक्वेंस पता है क्या चलता है, ये अपने पेरेंट को बुलाएगा, मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट बनाई है इसको बुलाएगा, और ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट को कॉल करेगा। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे यूजर डेमो क्रिएट किया था और मैं इसको अगर अब रन करती हूँ तो देखो पहले वो क्या प्रिंट कर रहा है, इनसाइड स्टैक क्लास, तो मतलब ये ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, चाहे हमने कॉल लगाया हो या ना लगाया हो, इट डजंट मैटर। और उसके बाद ये अपना कंस्ट्रक्टर का वर्किंग दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की स्टैक क्लास पहले कॉल हुई है और फिर स्टैक डेमो कॉल हुई है, क्योंकि ये पहले अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, फिर अपने कंस्ट्रक्टर में काम करवाएगा, आफ्टर दैट वर्किंग आएगी आपके सामने। ओके, तो इस तरीके से ही आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट कराते हो और डिलीट भी करा सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने प्रोग्राम क्रिएट किया था, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या बनवाया, वैल्यू को यूजर से लिखवाया था। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे सभी को, कैसे वर्क कर रहा है यस अब्स्ट्रैक्ट मैम, क्लास? एक क्वेश्चन है मैम। हाँ बताओ। यदि हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं एंड एक चाइल्ड क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं, तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जो भी मेथड है उनको हम रीराइट कर सकते हैं एंड रीडिफाइन कर मतलब ओवरराइट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करें एक अनदर चाइल्ड क्लास में, तो क्या फिर हम मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को किसी थर्ड या अदर क्लास में एक्सेस कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर मान लो मैंने ये स्टैक डेमो जैसे क्रिएट किया था, अगर मान लो मैं एक क्लास और भी बनाती हूँ, ठीक है, और इसको मैं st डेमो कर देती हूँ। st डेमो को अगर मान लो मैंने एक्सटेंड्स कराया, और एक्सटेंड्स करा के मैंने इसको किससे एक्सटेंड करा दिया, स्टैक डेमो से, तो हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मेथड ओवरराइड करना या ना करना मेरी चॉइस होगी, क्योंकि मैं एक्चुअली में एक नॉन अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही हूँ, विच इज द चाइल्ड ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो नॉर्मली जो मेथड्स होंगे अब्स्ट्रैक्ट वाले, वो चाइल्ड ने तो ले ही लिए होंगे, राइट, क्योंकि वो तो नॉन अब्स्ट्रैक्ट था। तो यहाँ पर ओवरराइड करना है या नहीं करना, दैट विल बी फुल्ली माई चॉइस। यहाँ पर कंपल्सरी नहीं होगा कि मुझे ओवरराइड करना ही करना है, लेकिन कर सकते हैं ओवरराइड। लेकिन और हाँ, एक्सेस की बात हो रही है तो एक्सेस भी कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड मेन मेन्यू, देखो मैं इसके अंदर अभी क्या करती हूँ कि जो काम मैं यूजर डेमो में कर रही थी, यहाँ पर आई वांट कि मैं ये सारा का सारा काम उठा के कहाँ डाल दूँ, उसमें डाल दूँ, किसके अंदर, आपकी st डेमो। फाइन, अब मैंने सारा का सारा टास्क इसमें बना दिया, तो मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, वैसे तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, राइट, है जरूरत। देखो ऑब्जेक्ट के बिना भी हम मेथड्स कॉल करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे जब मैं पुश मेथड को कॉल करूंगी, क्योंकि वो तो मेरे पेरेंट क्लास के पास है ना, आई कैन डायरेक्ट एक्सेस दैट मेथड, आई डोंट नीड द ऑब्जेक्ट फॉर दैट। तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, आई कैन डायरेक्टली एक्सेस दैट मेथड। तो मैं यहाँ से भी एक्सेस कर सकती हूँ, और अगर मैं किसी क्लास में इस वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, मैं वहां से भी एक्सेस कर सकती हूँ। क्लियर है? यस मैम, लेकिन एक अदर यूजर क्वेश्चन है डेमो को मैम। हमने बेचारे को अकेला छोड़ दिया है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, st डेमो का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। या फिर चलो हम क्या करते हैं, मान लो मैंने स्टैक का ही ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर रेफरेंस डाल के देखते हैं किसका, st डेमो का। वर्किंग देखो, मतलब बिल्कुल ग्रैंडफादर का ऑब्जेक्ट हमने दे दिया इसको, और रेफरेंस किसका दिया, चाइल्ड वाले, बिल्कुल जो सबसे छोटा वाला चाइल्ड था। और अगर मैं अब इसकी हेल्प से किसी भी मेथड को कॉल करती हूँ, ठीक है, लेकिन अब पता प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आप कभी ये मैकेनिज्म यूज कर रहे हो ना, तो इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है वो भी ध्यान में रखनी है, बिकॉज कोई पूछ लेगा तो आइडिया होना चाहिए, और वैसे भी नॉलेज हो तो अच्छा ही है। तो लिमिटेशन क्या है, इफ वी डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट क्लास and provide the reference of the child class,
then only overridden methods can be accessed using the object. तो सिर्फ ओवररिडन मेथड एक्सेस हो सकता है, नॉन ओवररिडन मेथड एक्सेस नहीं हो सकता अगर हम ये मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो मतलब अगर मुझे मेन मेन्यू फंक्शन को कॉल करना है यहाँ पे, तो देखो ये दिखाएगा ही नहीं मेन मेन्यू फंक्शन, आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो एक ओवररिडन मेथड नहीं है। ओके, तो मुझे अगर ओवररिडन मेथड चाहिए तो मुझे इसका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देन आई कैन एक्सेस इट। अभी देखो एरर नहीं दिखाएगा। तो यहाँ तो आके तो बिल्कुल ही स्टैक की चीज हमने हाइड ही कर दी। हमने तो इसको सीधा stdemo के साथ रिलेट कर दिया और उसके बाद stdemo में ही हमने अपना मेन मेथड बना रखा है। तो यहाँ पे जितना आप इसको चेन बनाओगे ना, उतनी चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्शन में इम्प्लीमेंट होती जाएंगी। अब stdemo में सिर्फ एक मेथड कॉल हो रहा है मेन मेन्यू। मेन मेन्यू कहाँ पर है? stdemo में, जहां से हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही क्लास के दूसरे मेथड्स को, मतलब पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, पुश को, पॉप को, और अपना टास्क करा रहे हैं। और अगर कोई स्टैक डेमो में भी जाएगा तो यहाँ पे उसको सिर्फ 2 मेथड मिलेंगे, और फिर स्टैक में जाएगा तो फिर यहाँ पे उसको डेफिनेशन मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अगर अलग अलग देखा जाए तो क्लासेस के बीच में इतना ज्यादा रिलेशन नहीं दिखेगा, लेकिन अगर एक साथ लेकर आएंगे तो एक साथ में ये कोलैबोरेट होकर काम कर रही है। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? यस मैम, लेकिन अगर हमारे पास चाइल्ड 1 में अगर हमारे पास एक फंक्शन है, उसमें हम डिफरेंट पैरामीटर का यूज करके उसको ओवरराइड कर रहे हैं, एंड आल्सो ओवरराइड नहीं होता बेटा, वो ओवरलोड होता है। ठीक है, ओवरराइड का मतलब ही होता है इट शुड हैव द सेम पैरामीटर लिस्ट। आप बात जो कर रहे हो दैट इज नोन एज, जैसे कि मान लो मैंने पुश मेथड एक और बनाया मैंने, लेकिन यहाँ पे क्या किया, डेटा के साथ में एक डेटा 1 भी ले लिया। So this is known as overloading, not overriding. ठीक है, तो चाइल्ड क्लास में अगर मेथड आ रहा है सेम नाम से बट उसके पैरामीटर अलग है, देन इट इज नोन एज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में एक तरह से देखा जाए तो मेथड की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है, क्योंकि पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है। तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन वही वाली चीज हो जाएगी कि ओवररिडन मेथड ही जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया होगा उस पर डिपेंड करेगा कि ओवररिडन मेथड यूज होगा या नहीं होगा। ओके, यस मैम। आपका डाउट क्लियर हुआ अभी? मैम रह गया थोड़ा सा। बताओ अभी क्या रह रहा है? मैम जैसे मान लीजिए एक जो अब्स्ट्रैक्ट में मेथड है, मान लीजिए प्रिंट मैसेज प्रिंट करने के एक मेथड हम बना रहे हैं। ठीक है, और उसको जो है मैसेज मतलब चाइल्ड 1 में हम उस मैसेज को चेंज कर रहे हैं, एंड उसी तरह उसका मतलब जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका अगर हम एक और चाइल्ड बनाएं, एक्सटेंड करें फर्स्ट चाइल्ड को और उसमें मैसेज को चेंज करें, तो कौन सा मेथड कॉल होगा जब हम ऑब्जेक्ट से कॉलिंग करेंगे? डिपेंड्स कि आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है या फिर रेफरेंस मेनली किसका दिया है। जिसका रेफरेंस दिया होगा उसी का मैसेज वाला मेथड जो है वो कॉल होगा। ठीक है, आई थिंक ये कल हम कर भी रहे थे इनहेरिटेंस में। जब हमने इनहेरिटेंस किया था तो मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर मान लो आपने मान लो 3 से 4 क्लासेस बनाई है, ठीक है, तो ऐसे में कौन सा वाला मेथड कॉल होगा ये डिपेंड करेगा कि रेफरेंस किसका आ रहा है। रेफरेंस का मतलब है हमने न्यू करके ऑब्जेक्ट किसका कॉल किया, किसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो उसी क्लास का पर्टिकुलर मेथड कॉल होगा जो भी ओवररिडन होगा। तो आपका मतलब ये था ना, देखो अगर मान लो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पुश मेथड बनाया, लेट्स सपोज मैं यही पुश मेथड कॉपी करती हूँ और इसको हम कहाँ डालते हैं, stdemo में भी डालते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द चाइल्ड क्लास, राइट। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर भी पुश मेथड डाल दिया होता और इस पुश मेथड में मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ चेंज कर दिया, सिर्फ एक मैसेज डाला है। क्या डाला हमने? पुश मेथड कॉल विद डेटा प्रिंट करा देते हैं, बस इतना किया। अब अगर मान लो मैंने ये प्रोग्राम रन किया तो ऐसे केसेस में कौन सा वाला पुश कॉल होगा, यही कह रहे हो ना आप? यस मैम। क्योंकि देखो अब स्टैक डेमो के पास भी पुश है, राइट, और stdemo के पास भी पुश है। तो ये हमारा चाइल्ड 2 है और स्टैक डेमो हमारा चाइल्ड 1 था।
और स्टैक हमारा मेन पेरेंट क्लास था। तो ऐसे में अगर अब मान लो मैं यहाँ पर प्रोग्राम को रन करती हूँ और मैं पुश मेथड को कॉल करती हूँ, तो ये वैल्यू लेगा। अभी कौन सा वाला पुश कॉल हुआ? चाइल्ड 1 का। चाइल्ड 1 का, राइट। क्यों? क्योंकि भाई यही मेथड था, इसी को ही कॉल कर सकते थे। और अगर अब मान लो मुझे पेरेंट वाला का कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वही डायनामिक मेथड डिस्पैच यूज करना पड़ेगा, मुझे सुपर का मेथड कॉल करना पड़ेगा अगर मुझे दूसरा वाला पुश चाहिए तो ऐसे में आप क्या करोगे? या तो सुपर कीवर्ड का यूज करोगे या फिर रेफरेंसिंग का यूज करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट अब? यस मैम। ठीक है, चलिए। आज ना टाइम का पता नहीं चला और किसी ने गुड नाइट नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, सुप्रिया बोल रही है मैम टाइम इज ओवर एंड डेड टाइम। चलो कोई बात नहीं। वैसे सही में बताऊं तो कभी अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाता है ना तो टाइम का पता नहीं चलता। मेरे को तो वैसे ही नहीं पता चलता, बिकॉज जावा इज वन ऑफ माई फेवरेट लैंग्वेजेस और मैंने जावा में बहुत रिसर्च करा है और आई रियली लाइक टू एक्सपेरिमेंट इन जावा वेरी मच। तो ठीक है, तो अगर आपको लगे ना कि मैम ज्यादा पढ़ा रहे हैं आज तो बता देना कि मैम ओवरलोड हो रहा है, मत पढ़ाओ, आके कल कर लेंगे बाकी का। ठीक है, सो यू कैन टेल मी। ऑल राइट एवरीवन, सो अभी क्लास ओवर करने का टाइम हो गया। इंटरफेसेस का जो टॉपिक है वो हम कल की क्लासेस में करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट क्लास तो हम आज कर ही चुके हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा जो प्रोग्राम्स है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी नोट्स के साथ में। अभी तो आप लोगों को क्या करना है? एक तो प्रैक्टिस करनी है जितना भी मेथड्स, जितने भी क्लास हमने बनाया है उन सब चीजों की। दूसरा, आपको अपनी लैब और एमसीक्यू कल तक मुझे कंप्लीट करके देना है, ठीक है। तो सभी के सभी को अपना लैब और एमसीक्यू कंप्लीट करना है और सबमिट करना है ताकि कल मैं उनकी मार्किंग कर सकूं फिर। ओके ओके एवरीवन।